साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हमारे 3 टेस्ट हो गए थे, ये चौथा टेस्ट है। हमने 75 तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज 76 से शुरू कर रहे हैं, 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये चौथा टेस्ट है। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। जानते ही हैं कि विजन के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ आती है प्रतिवर्ष, उससे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर इसको आप कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं वीडियो को और समझ लेते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी इसमें। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, अगर कोई स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं तो उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट काम आने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी प्लस जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट साथ में हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला टेस्ट ये जो हमारा चल रहा है, पायलट टेस्ट का चौथा पार्ट है ये। तो इसमें भी करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी के प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक जिसे कैग कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सही उत्तर चुनना है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही बात है। जो संविधान के, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 148 होता है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह लोक निधि का संरक्षक भी होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है। ठीक है, इसलिए पहला कथन हमारा सही हो जाता है। दूसरा कथन है, वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तक पद धारण करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो है वह 6 वर्ष की आयु, 5 की जगह 6 वर्ष की आयु। ठीक है, 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है, केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो जो सेंट्रल मिनिस्टर है होता है, ठीक है, कोई भी ठीक है, तो वो उसकी अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्री संसद, चाहे दोनों सदनों में से कोई किसी में सदन का हो, में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और किसी भी मंत्री को उसके द्वारा किए गए किसी कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है। ठीक है, तो राज्य में कुशासन होना, राज्य में कुशासन होना जो है कुशासन होने के कारण जो है हम जो है वो नहीं लगा सकते हैं, क्या, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तब जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, सही है। केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। संवैधानिक निर्देश देखिए दिया गया है, अगर संवैधानिक निर्देश की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा की जाती है तो भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं। तो ये है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के
हकदार हैं, ये भी सही है। ठीक है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है ये है अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत। ठीक है, 74(1) के अंतर्गत। मैं अनुच्छेद इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि अनुच्छेद से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया लगा रहेगा कि ये किस अनुच्छेद में पूछा गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। ठीक है। और फिर 18 वर्ष की अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान के हकदार हैं। ये किस संशोधन में किया गया है? ये 61वें जो है संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो है मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई। तो पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में जो है मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई, तो वो 61वां संविधान संशोधन है। ठीक है। अगला है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत। ठीक है, जानते ही हैं अनुच्छेद 15(4) जो है कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड माइग्रेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड माइग्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसमें से जो है ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जानते ही हैं, जैसे मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स के प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। तो ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड माइग्रेटर से अंतरिक्ष में दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की गई। ठीक है, इस पूछा है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड माइग्रेटर के संबंध में कौन से कथन सही है, तो ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। दूसरा है, माइग्रेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि, तो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व जो है भारत के लिए क्यों उपयोगी रहे हैं, तो क्योंकि इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है, ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। मतलब तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जब अपनी नागरिकता किस आधार पर खो सकता है, तो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। ठीक है, अगर वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर वो जो है अर्जित कर लेता है यानी ले लेता है, तब उसकी नागरिकता खो जाएगी। ठीक है, किसी देश की नागरिकता, अगर मान लीजिए भारत का नागरिक है और किसी देश की नागरिकता उसने ले ली, तो उसकी नागरिकता यहाँ की छिन जाएगी। दूसरा है, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है। ठीक है, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो यहाँ का व्यक्ति जो है पाकिस्तान के साथ मिल के भारत के लिए कुछ उल्टा सुल्टा प्लान करे, या तो फिर जो है उसके साथ व्यापार करे, हाँ, कुछ ऐसा लेन देन जो भारत के विरुद्ध हो, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तीसरा है, कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, यदि उसने छल कपट से नागरिकता प्राप्त कर ली है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, उसको सही नहीं बताया है, ठीक है, अपनी सही जानकारी नहीं दी है, कपटपूर्वक उसने नागरिकता ले ली है और पता चलेगा सरकार को, तो तब भी उसकी नागरिकता जा सकती है। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तख्त यानी सिंहासन
सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार स्थान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो पंजाब में स्थित हैं। गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, वर्तमान में जो है 3 पंजाब में है। ठीक है, वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तो तख्त के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन पंजाब में नहीं है, 3 पंजाब में है। 3 पंजाब में है। कौन कौन से? अकाल तख्त जो अमृतसर में है, केसरगढ़ साहिब तख्त जो आनंदपुर साहिब में है, और दमदमा साहिब तख्त जो है तलवंडी साबो में है। बल्कि 2 तख्त और कहाँ हैं? 2 पटना में है। कहाँ? पटना में। ठीक है, नाम क्या है? पटना साहिब तख्त बिहार, हुजूर साहिब तख्त नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ठीक है, पटना और महाराष्ट्र में है 2 तख्त। ठीक, और 3 पंजाब में है। 5 तो हैं, ये तो कंफर्म है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध है। ठीक, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। 4 तख्त जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला है, शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है। तो तीसरा जो है स्टेटमेंट हमारा गलत है। पंजाब में 3 तख्त जो है शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है, सभी नहीं, 3। ठीक है, जो इनके जत्थेदारों की नियुक्ति करता है। पंजाब के बाहर 2 तख्तों के लिए स्वयं के ट्रस्ट एवं बोर्ड हैं। ठीक है, पंजाब के बाहर पटना और महाराष्ट्र में जो तख्त हैं इनके स्वयं के तख्त एवं ट्रस्ट और बोर्ड हैं। ठीक है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि के से बाहर है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? तो वह होता है जो है नागरिकता की समाप्ति और राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण। ठीक है, नए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना इसमें जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी ये दोनों सम्मिलित हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता है। अगला है, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सके। ठीक है, तो भारत न्यायवादी की बात हो रही है, तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? हमारे इसमें स्टेटमेंट सही हैं। पहला, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई एवं उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आ सकेंगे? ठीक, तो इसमें जो है कौन कौन से कौन कौन शामिल किए गए हैं जो युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आते हैं? तो गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना पहला। ठीक है, और उसके बाद हथियार उठाने के लिए भाषण देना दूसरा, और उसके बाद जो है न्यायालय की अवमानना चौथा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करता है, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा। बाकी 3 स्टेटमेंट ये होंगे जिसमें युक्त निर्बंधन जो है उपबंधित किए गए हैं 19(2) के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। गांधीवादी पूछा है, तो गांधीवादी सिद्धांतों पर कौन कौन से आधारित है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें गांधीवादी सिद्धांत पढ़े होंगे। तो कौन कौन से आधारित हैं, तो उसमें है लोगों के नहीं, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, ये समाजवादी है। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत है। फिर दूसरा है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी समाजवादी है। ठीक है, ये भी समाजवादी है। ठीक, उसके बाद है, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वशासन मॉडल की वकालत की थी, तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कहता है, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संरक्षण उपलब्ध हैं। तो कौन से संरक्षण उपलब्ध हैं, तो इसमें जो है, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वो जनहित के विरुद्ध हो। नहीं, जनहित के विरुद्ध होगा तो उसको जो है सूचित नहीं किया जाएगा। दूसरा है, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए जब तक वह मजिस्ट्रेट के आगे निषेध को प्राधिकृत नहीं करता है। ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तीसरा है, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, पहला स्टेटमेंट कहता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो होता है उसकी उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। ठीक है, इस तरह की घोषणा के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो यहाँ लिखा है संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कहता है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, यह पूरी तरह से संप्रभु निकाय थी। एकदम सही है, संविधान सभा जो है पूरी तरह से संप्रभु निकाय थी। दूसरा है, यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है, रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई, गलत है, रियासतें विधानसभा में शामिल हुई थी। ठीक है, कौन सी रियासतें, रियासतों के प्रतिनिधि जो संविधान सभा से दूर रह रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे इनमें शामिल हो गए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है।
इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया। एकदम सही स्टेटमेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया। दूसरा है, इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, ठीक है। तीसरा है, इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब हमारा चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। नहीं, ये गलत है। वर्ष 1909 के अधिनियम में, ये 1909 के अधिनियम में ऐसा कहा गया, ना कि 1919 के अधिनियम में, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, स्टेटमेंट दिया है कि उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। तो किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे? तो ये व्यक्तित्व हैं श्री रामानुजाचार्य, ठीक है, श्री रामानुजाचार्य। वे वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपविद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है। स्टैचू ऑफ इक्विटी जो है आप जानते ही हैं, रामानुजाचार्य की जो है 120 किलो सोने में निर्मित है ये, ठीक है। और यह जो है बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। यह मूर्ति पंचलोहा से निर्मित है, ठीक है। 5 तरह के धातुओं से निर्मित है, जिसमें सोना, तांबा, चांदी, पीतल और जस्ता का संयोजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट है कि भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि भारत के नागरिक जो है भारत की एकल नागरिकता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान संघीय है और एक दोहरी राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य की परिकल्पना करता है, लेकिन यह केवल एक नागरिकता का प्रावधान करता है। अर्थात भारतीय नागरिकता, भारत में नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठावान होते हैं, ठीक है। भारत में पृथक राज्य नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य संघीय राज्यों ने दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की है। भारत जैसे कौन सी कंट्री है? तो वो है कनाडा, ठीक है। कनाडा में भी जो है संघ के प्रति लोग निष्ठावान होते हैं और भारत में भी। अगला है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि भारत में जन्म से नागरिक और साथ ही प्राकृतिक रूप से नागरिक दोनों राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, ना कि एक प्राकृतिक रूप से नागरिक, ठीक। तो हमारा स्टेटमेंट जो है डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों यानी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट है कि यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुआ, मूल संरचना के सिद्धांत, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमज़ोर करता है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। क्या? मजबूत करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है देखना है। तो दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून यानी पोस्ट फैक्टो लॉ अधिनियमित नहीं किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है।
क्यों? क्योंकि यह सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर ही आरोपित की जाती है, ना कि नागरिक कानूनों पर, ठीक है, या कर कानूनों पर। दूसरे शब्दों में ये कहें तो नागरिक देयताएं या कर पूर्वव्यापी रूप से आरोपित किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि स्व अभिशंसन के लिए विरुद्ध संरक्षण का विस्तार नहीं है, ठीक है, ये जान लीजिए। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला केवल एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकारियों के समक्ष ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सुनवाई में लागू नहीं है, क्योंकि वे न्यायिक प्रकृति के नहीं हैं, ठीक। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, सभी गलत थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं इस दर्शन को प्रवर्तनीय बनाती हैं, ठीक। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट है सही? मूल अधिकार, ठीक है, ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अगर मान लीजिए शस्त्र सहित जो है विद्रोह हो जाए, सशस्त्र मतलब शस्त्र सहित विद्रोह हो जाए भारत में, ठीक, तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। तो जब उद्घोषणा की जाती है तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो पहला है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है राष्ट्रपति मूल अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा जो है दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं की जा सकता, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। सिर्फ दूसरा सही है, क्योंकि राष्ट्रपति मूल अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में आप जानते ही होंगे। पहला स्टेटमेंट है इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, केवल ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन केवल ए सही है। क्योंकि जो है भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं इसका जो बंद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के बी के तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सरकार की पहले हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है प्रभावी बनाती हैं, तो वो हैं 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना, यह भी सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह भी सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यह भी सही है, ठीक है। तो चारों इसमें ऑप्शन सही हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल है। टीम इंडिया विंग जानते ही है, नीति आयोग का है जो है
टीम इंडिया विंग, तो जो है इसमें कौन शामिल होता है, तो इसमें शामिल होते हैं प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। ठीक है, टीम इंडिया विंग के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। इसमें जो है प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, और यह राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य मंत्रालय की नीति आयोग में निरंतर उपस्थिति एवं सहभागिता है। सभी विकास संबंधी मामलों पर समर्पित संपर्क अंतरापृष्ठ के रूप में राज्य या मंत्रालय और नीति आयोग के बीच एक प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किनकी गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान जो है नागरिकों को ऐसी कौन सी गारंटी देता है जिससे पता चलता है, ठीक है, कौन कौन सी गारंटी देता है संविधान। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रतिष्ठा की समानता, अवसरों की समानता और विधि के समक्ष समानता। परिणामों की समानता के बारे में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 4। तो ये हमारे हो गए आज के 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। ये चौथा टेस्ट है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो अगले वर्ष एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको लाभ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।